वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। दिस इज़ अनुपमा। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th की वीडियो लेके आई हूँ। क्लास 12th में हम लोग हैलोएल्कीन्स और हैलोएरीन्स चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने प्रेपरेशन ऑफ हैलोएल्कीन्स और उसकी केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट कर दी है। पहला केमिकल रिएक्शन यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया है, जिसमें हम लोगों ने SN1 और SN2 दोनों टाइप के रिएक्शंस पढ़े थे। आज की वीडियो में हम लोगों को नेक्स्ट पार्ट करना है, यानी कि नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन विच इज़ एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए आपका SN1 और SN2 का जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट एंड देन कम बैक एंड देन वॉच दिस वीडियो एलिमिनेशन रिएक्शन। ताकि ऐसा इसलिए क्योंकि हम एलिमिनेशन रिएक्शन को SN1 और SN2 से कंपेयर करते हुए चलेंगे और उसके बाद उसको और आसानी से समझेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। Before that, make sure that you watch the video till the end, and if you do like this video then hit the like button and share it with your friends, with your classmates, so that they can take benefit out of it. So एलिमिनेशन रिएक्शन, जिस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के दो टाइप्स होते हैं, ऐसे ही एलिमिनेशन रिएक्शन के भी दो टाइप होते हैं मेनली, ठीक है, E1 और E2। एलिमिनेशन रिएक्शन में होगा क्या, आप कोई एल्काइल हैलाइड लेंगे, मान लीजिए कि हमने ये ले लिया है, कोई एल्काइल हैलाइड लेंगे, इसमें हम कोई रिएजेंट ऐड करेंगे। अब ये हमारा रिएजेंट बेस होगा, ये हमारा रिएजेंट होगा बेस, ठीक है। और जब हम इसका एलिमिनेशन करेंगे तो ये जो चीज़ है ये एलिमिनेट हो जाएगी और क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। यानी कि इस रिएक्शन में एलिमिनेशन होके आपका फॉर्मेशन होगा किसका, एक एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, एल्कीन बनेगा। ऑल राइट, अब ज़रा ध्यान देते हैं, यहाँ पर हम बेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो रिएजेंट होगा वो क्या होगा, रिएजेंट हमारा एक बेस होगा। बेस स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, बेस वीक भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रॉन्ग और वीक बेस, ये दोनों टाइप्स डिसाइड होंगे। आगे बात करते हैं। देखिए, अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो दो सिग्मा बॉन्ड्स हैं, यहाँ पर दो सिग्मा बॉन्ड्स टूटे हैं, पहले दो सिग्मा बॉन्ड्स थे, वो बॉन्ड्स टूटे हैं और आगे एक नया पाई बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, एक नया पाई बॉन्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि टू सिग्मा बॉन्ड्स, दो सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं और क्या बनता है, वन पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो भाई सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं पाई बॉन्ड से, यानी कि हम जो है हाई स्टेबिलिटी से लो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। इस रिएक्शन को करवाना पड़ेगा। कैसे करवाएंगे, हाई टेम्परेचर पे। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है, ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉर्मल टेम्परेचर पे अपने आप नहीं हो सकता, इस रिएक्शन को कराना पड़ेगा। कैसे, इट इज स्पॉन्टेनियस ओनली एट हाई टेम्परेचर पर ही ये स्पॉन्टेनियस है, लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, ठीक है। ये रिएक्शन खुद से नहीं होगा, इसको करवाना पड़ेगा टेम्परेचर देकर, ठीक है। ये बातें हो गई। अच्छा, अब बात करते हैं ज़रा E1 और E2 की। देखिए, एलिमिनेशन में तीन तरीके से एलिमिनेशन हो सकता है कि आपका जो एल्काइल हैलाइड है इसमें पहले X नेगेटिव निकले। जब पहले X नेगेटिव निकल जाएगा तो क्या बनेगा, कार्बोकटाइन बनेगा। बोलो भाई, कार्बोकटाइन बनेगा। उसके बाद हो सकता है कि H+ निकले। अब जाके आपका, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड बना दिया मैंने, डबल बॉन्ड। अब जाके आपका एल्कीन बनेगा। तो हो सकता है कि जो रिएक्शन है वो इस तरीके से, मतलब दो स्टेप में, पहले स्टेप में एल्काइल हैलाइड में से X नेगेटिव निकले, दूसरे स्टेप में H+ निकले। ये हो सकता है पहला स्टेप। दूसरा टाइप में ये हो सकता है कि आपका जो एल्काइल हैलाइड है इसमें से H नेगेटिव और X नेगेटिव और H पॉजिटिव दोनों ही साथ में निकले। दोनों साथ में निकलेंगे तो आपका ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा।
ठीक है, और कोई कार्बोकटायन नहीं बनेगा। ये जो 2 स्टेप का रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं E1 एलिमिनेशन और इसको हम बोलते हैं E2 एलिमिनेशन। E1 एलिमिनेशन और इसको बोलते हैं E2 एलिमिनेशन। ये हो गए आपके 2 टाइप्स, एलिमिनेशन के 2 टाइप्स। बात समझ में आ गई है? इतना लिख लो। उसके बाद हम लोग पहले E1 पढ़ेंगे, उसको कंपेयर करेंगे SN1 से, और उसके बाद हम E2 पढ़ेंगे, उसको कंपेयर करेंगे SN2 से। ठीक है, इसको लिख लीजिए, आगे बात करते हैं। ऑल राइट, अब ये हो गया है हमारा। अब हम बात करते हैं E1 एलिमिनेशन रिएक्शन की। पहला टाइप हमारा होगा E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और उससे पहले आपको SN1 के बारे में पता होना चाहिए। SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें कि हम एक वीक बेस यूज़ करते हैं। ठीक है, वीक बेस यूज़ करते हैं। SN1 यूनिमॉलिक्यूलर होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारा जो एल्काइल हैलाइड है उस पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर है, ऑर्डर इसका फर्स्ट ऑर्डर है, और रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। SN1 एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकटायन, क्योंकि कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसमें जो हम सॉल्वेंट लेते हैं वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। इतनी बातें हम SN1 के बारे में पता होना चाहिए हमें, तभी हम दोनों को कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं E1 एलिमिनेशन की। पहले E1 करेंगे, उसके बाद हम E2 करेंगे। तो E1 एलिमिनेशन में सबसे पहले हम लेंगे वीक बेस। जो बेस हम ले रहे होंगे, ठीक है, जो रिएजेंट जिसके बारे में हमने बात करी थी कि वो बेस ही होगा, वो बेस कैसा होगा? एक वीक बेस होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो सॉल्वेंट हम लेंगे वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। और ये दोनों ही केसेस SN1 में होता है। ये दोनों SN1 का केस है। SN1 में भी यही सेम चीज़ होता है, वीक बेस लेते हैं और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। आपको याद होगा कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों लेते हैं हम, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो X नेगेटिव एक बार जब निकल जाएगा, उस X नेगेटिव को घेर लेगा उसका प्रोटिक मतलब प्रोटॉन्स होंगे इसके पास, प्रोटॉन्स मतलब H प्लस, तो X नेगेटिव को घेर कर रख लेगा H प्लस, ताकि X नेगेटिव दोबारा कार्बोकटायन पे अटैक ना कर पाए, इसीलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, अभी दोबारा मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, बट खैर हमने ये बातें पढ़ चुकी है SN1 में। दूसरी बात देखो, ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है, 2 स्टेप मैकेनिज्म है। 2 स्टेप मैकेनिज्म का मतलब क्या हुआ? 2 स्टेप मैकेनिज्म में देखते हैं। स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 होगा आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन में देखो, सबसे पहले वही सेम चीज़ जो अभी हम लोगों ने बात करी। मान लीजिए कि ये X है और ये H है, एल्काइल हैलाइड हमने ले लिया है और इसमें हमने X नेगेटिव निकाल दिया। ठीक है, X नेगेटिव निकाल दिया तो क्या बचेगा? यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर H। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। स्टेप 2 देखो, स्टेप 2 में क्या होगा? रिमूवल ऑफ H प्लस। ठीक है, रिमूवल ऑफ H प्लस। H प्लस आयन, अब इसमें से कार्बोकटायन से अब क्या निकलेगा? H प्लस आयन निकल जाएगा। ये कार्बोकटायन है, ठीक है, इसमें अब H प्लस आयन हमने निकाल दिया, तो अब क्या होगा भाई? अब डबल बॉन्ड बन जाएगा, और क्या, अब एल्कीन आपका बन गया। तो 2 स्टेप मैकेनिज्म है, और ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। रेट डिटरमाइनिंग कौन सा स्टेप है? ये वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि रेट जो है वो डिपेंड करेगा किस पे? सिर्फ और सिर्फ इस पे, Rx पे। ठीक है, रेट जो है वो सिर्फ Rx पे डिपेंड करेगा, यानी कि ये सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये यूनिमॉलिक्यूलर है और इसका ऑर्डर कैसा है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यानी कि जितनी चीज़ें हमने यहाँ पे अभी तक लिखी हैं, सारी चीज़ें कैसी हैं? SN1 से मिलती जुलती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन पे डिपेंड करेगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि 3 डिग्री विल बी ग्रेटर देन 2 डिग्री विल बी ग्रेटर देन 1 डिग्री। ठीक है, कार्बोकटायन पे स्टेबिलिटी डिपेंड करेगा।
बात समझ में आ गई? यहाँ तक जितनी भी चीज़ें हमने करी हैं सब SN1 से मिलती जुलती है, सब कुछ सेम है। डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है रिएक्शन के टेम्परेचर पे। SN1 एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक मतलब क्या कि लो टेम्परेचर पे 10-12 डिग्री सेल्सियस पे अपने आप रिएक्शन हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर इवन एलिमिनेशन में आपका रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है, यानी कि आपका जो डेल्टा H होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा, डेल्टा H जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, रिएक्शन एंडोथर्मिक है, आपको टेम्परेचर बढ़ाकर रिएक्शन कराना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब अगर हम वीक बेस का एग्जाम्पल लें तो वीक बेस के एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल ऑफ वीक बेस ये भी लिख लो, एग्जाम्पल ऑफ वीक बेस। वीक बेस में सबसे अच्छा है आपका वाटर और दूसरा आपका अल्कोहल, किसी भी टाइप का अल्कोहल चलेगा। ठीक है, वाटर और अल्कोहल, ऑल काइंड्स ऑफ अल्कोहल, जितने भी अल्कोहल होंगे वो सारे आपके वीक बेस का काम करेंगे। कोशिश ये करना है कि इवन एलिमिनेशन में जो अल्कोहल हो वो इतना बल्की ना हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इवन एलिमिनेशन के बारे में। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बतानी थी वो बता दी है। SN1 से पूरा मिलता जुलता है सब कुछ एकदम SN1 से मिलता जुलता है, बस एक चीज़ जो डिफरेंट हो गई है वो है ये। ठीक है, एंडोथर्मिक होता है ये और SN1 एक्सोथर्मिक होता है। आई होप दिस इज़ क्लियर। इसको लिख लो, उसके बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ऑल राइट, ये हो गया है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अब एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी वो ये है कि यहाँ पर X पे भी डिपेंड करता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। X जो है भाई, X क्या कर रहा है? अपने कंपाउंड को लीव कर रहा है। ठीक है, एल्काइल हैलाइड को लीव कर रहा है, यानी कि जो स्पीशीज़ लीव करते हैं उसको हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप। ठीक है, तो अगर हम लीविंग ग्रुप के, तो आपका जो X है वो क्या है? लीविंग ग्रुप है। ठीक है, लीविंग ग्रुप है, और लीविंग ग्रुप में सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप है आपका I नेगेटिव बोल लो, उसके बाद फिर ब्रोमीन नेगेटिव, उसके बाद Cl नेगेटिव और उसके बाद F नेगेटिव। मतलब अगर आपका यहाँ पर I है तो वो ज़्यादा अच्छे से रिएक्शन देगा। ठीक है, और अगर आपका Br है तो हो सकता है थोड़ा कम, Cl है तो थोड़ा सा कम, यानी कि रेट जो है वो इस पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, रेट जो है वो इस पर भी डिपेंड कर रहा है। इसको भी लिख लो। इनकेस अगर इसके बेसिस पे आ गया है, रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रेट पूछ लिया, उस केस में आप क्या करेंगे? तो इसलिए इसको लिख लो। लिख लिया है, आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस करते हैं। देखो, क्योंकि हमने अभी बताया कि सब कुछ सेम है, डिफरेंस कहाँ आ रहा है? टेम्परेचर पे। ठीक है, सब कुछ सेम है, डिफरेंस कहाँ आ रहा है? टेम्परेचर पे। तो ज़रा देखते हैं कि टेम्परेचर की वजह से क्या डिफरेंस आ रहा है। देखो, अब क्योंकि सब कुछ सेम और डिफरेंस टेम्परेचर का है, तो कोई भी रिएक्शन अगर आप करवाओगे तो वो SN1 और E1 दोनों ही हो सकता है। मेरी बात समझो। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने RX ले लिया, ठीक है, और मैंने ऐड कर दिया है वाटर, और यहाँ भी मैंने ऐड किया है वाटर। अब याद करिए, हम लोग जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी तो यही लेते हैं ना, एल्काइल हैलाइड लेते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। उस केस में क्या होता है? ROH बन जाता है। यही तो होता है, कुछ डिफरेंट थोड़ी लेते हैं, यही लेते हैं। जब हम लोग एलिमिनेशन कराएंगे तो भी हम यही लेंगे, बस डिफरेंस कहाँ है? टेम्परेचर में। इसका यहाँ पे टेम्परेचर लिखने की ज़रूरत नहीं है, 10-12 डिग्री 15 डिग्री पे टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपने रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दिया, एंडोथर्मिक कर दिया रिएक्शन को, उस केस में क्या होगा? उस केस में एलिमिनेशन होने लगेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? मान लीजिए जो भी, इसको मैं ऐसे ले लेती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। R ये, ठीक है, तो ये OH। ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो गया है और यहाँ पर एलिमिनेशन हो गया है। ठीक है, डिफरेंस कहाँ है? टेम्परेचर पे। सब कुछ सेम है,
सब कुछ सेम है, बेस भी हमने सेम लिया है, लेकिन टेम्परेचर का डिफरेंस करने पर ये आपका SN1 रूट फॉलो करने लग जाएगा और ये आपका E1 मैकेनिज्म फॉलो करने लग जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? क्योंकि भाई अभी हम लोगों ने देखा ही कि सारा सब कुछ सेम है, बस डिफरेंस कहाँ आ रहा है? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर डिफरेंट किया तो मैकेनिज्म डिफरेंट हो गया। ठीक है, इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं। आई होप ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, नहीं लिखा है तो रिवाइंड फॉरवर्ड करके लिख लो। मान लीजिए कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया CH3 CH3, ठीक है, या इसको ऐसे ले लें, एक हाइड्रोजन नीचे लटका देते हैं। CH3 लिखने से बेटर है कि मैं एक हाइड्रोजन ऐसे लटका देती हूँ और मैंने यहाँ पर X नीचे लटका दिया, Cl ले लेते हैं इसको भी। ठीक है, अच्छा अब मान लो कि सबसे पहला स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट है। इसमें पहले स्टेप में क्या होगा? आपका Cl नेगेटिव रिमूव होगा। पहले स्टेप में क्या होगा? Cl नेगेटिव रिमूव होगा। Cl नेगेटिव रिमूव होगा, CH3CH कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ और ये आपका CH3, ये CH3 तो है, बस हाइड्रोजन मैंने अलग से नीचे लटका के बताया है। ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब ज़रा अपना SN1 और SN2 जहाँ पर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो से लिखा हुआ था उसको ज़रा खोलो और उसमें देखो क्या उसका स्टेप इससे कुछ अलग था? बिल्कुल नहीं, सेम यही था। यानी कि ये जो पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ये E1 के लिए भी सेम है, SN1 के लिए भी सेम है, दोनों के लिए सेम है। ठीक है, दोनों ही रिएक्शंस के लिए ये वाला स्टेप एग्जैक्टली सेम है। डिफरेंस कहाँ आएगा? इसके बाद जब कार्बोकैटायन बन गया और मान लीजिए आपने इसमें कोई अल्कोहल डाल दिया, ये CH3OH, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आपने 10 डिग्री टेम्परेचर लिया और यहाँ पर मान लीजिए 60 डिग्री टेम्परेचर लिया, 60 to 70 डिग्री टेम्परेचर लिया, यहाँ के केस में क्या होगा? यहाँ पर ये जो बेस आपने लिया है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, क्योंकि अभी ये SN1 देने वाला है, और यहाँ पर ये एक बेस की तरह बिहेव करेगा क्योंकि यहाँ पर ये E1 देने वाला है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा ना, न्यूक्लियोफाइल बनेगा तभी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो पाएगा। और यहाँ पे बेस है, बेस क्या करता है? हाइड्रोजन को ले लेगा। भाई बेस जो है उनकी खासियत क्या होती है? वो प्रोटॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। एसिड H+ देते हैं, बेस H+ एक्सेप्ट करते हैं, तो ये बेस ही तो है। CH3OH अल्कोहल क्या है? बेस है। ये क्या करेगा? वो इस H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बेस का काम ही यही है, H+ आयन को अट्रैक्ट करना। ठीक है, तो अपनी तरफ एक्सेप्ट करेगा वो। यहाँ पर ये यही सेम चीज़ बेस की तरह और यही सेम चीज़ यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो बनता है CH3O नेगेटिव H+। ठीक है, OH नहीं लगाना, OH नहीं बनता, CH3O नेगेटिव H+। तो न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या है? CH3O नेगेटिव, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3CHOCH3 और यहाँ पर बन जाएगा CH2H। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन उड़ जाएगा। ये जो हाइड्रोजन है वो निकल के यहाँ इसके पास आ जाएगा और क्या बन जाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया SN1 और यहाँ हो गया है E1। ठीक है, तो इसको लिख लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने बात करी कि E1 और SN1 दोनों जो मैकेनिज्म है वो साइमल्टेनियसली चलते हैं। डिफरेंस आ जाता है टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर ज़्यादा है तो मैकेनिज्म E1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, और अगर टेम्परेचर कम है तो रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। तो यानी कि एक फैक्टर तो हो गया हमारा टेम्परेचर, जो कि डिसाइड करेगा कि वेदर द रिएक्शन विल फॉलो E1 और SN1 मैकेनिज्म। तो अगर हम क्या इसके अलावा और भी कोई फैक्टर है? बिल्कुल है। देखिए, बात करते हैं फैक्टर्स जो कि क्या करेंगे? डिसाइडिंग वेदर रिएक्शन विल बी E1 और SN1, E1 होगा रिएक्शन या SN1 होगा, ये कुछ फैक्टर्स डिसाइड करेंगे। जैसे पहला तो हो गया हमारा टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर अगर होगा तो उस केस में हमें पता है कि E1 मैकेनिज्म फॉलो होगा। लो टेम्परेचर अगर है तो उस केस में हमें पता है कि SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा। दूसरा फैक्टर क्या है? बल्कीनेस। यस, बल्कीनेस ऑफ द बेस, बल्कीनेस ऑफ द बेस। अब देखिए, इफ द बेस इज बल्की देन
even mechanism is followed, and if it is lighter than then SN1 mechanism is followed। ठीक है, अगर जो आपने बेस लिया है अगर वो बहुत भारी भरकम है, बहुत बल्कि है, तो उस केस में वो इवन मैकेनिज्म फॉलो करेगा। और अगर बेस आपने जो लिया है वो बहुत हल्का है, जैसे हमने CH3OH लिया था, ठीक है, काफ़ी हल्का है, तो उस केस में वो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो बल्कि ग्रुप्स होते हैं वो क्या प्रेफर करते हैं, वो ये प्रेफर करते हैं कि एल्काइल हैलाइड में से हाइड्रोजन निकले या कार्बोकटाइन बन जाएगा, वो तो कार्बोकटाइन से जो हाइड्रोजन निकले वो हाइड्रोजन उनको कहीं मूव ना करना पड़े, बस वो हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, एक्सेप्ट करे और बढ़िया रिएक्शन दे दें। ठीक है, ये होगा बल्कि ग्रुप के केस में। लाइटर ग्रुप्स क्या करते हैं, लाइटर ग्रुप्स खुद न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक कर लेंगे। ठीक है, खुद न्यूक्लियोफाइल बनेंगे और अटैक कर लेंगे। बल्कि ग्रुप का मूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब वो क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्कि है तो वो न्यूक्लियोफाइल बने और खुद जाके कार्बोकटाइन पे अटैक करें तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, वो ये चीज़ प्रेफर नहीं करते हैं। वो क्या प्रेफर करते हैं कि वो आराम से बैठे रहें, बल्कि है, मूव करना डिफिकल्ट है, आराम से बैठे रहें और कार्बोकटाइन से H+ आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें और एक्सेप्ट करके रिएक्शन दे दें। तो अगर रिएक्शन इवन है तो इसका मतलब जो आपने बेस लिया है वो बल्कि है, बल्कि बेसिस इवन रिएक्शन देंगे और लाइटर बेसिस आपका SN1 रिएक्शन देंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर। प्लीज़ राइट दिस डाउन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगला एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए कि मैंने अब ले लिया है ठीक है, अब हम लोग एलिमिनेशन करेंगे। अब आपने देख लिया SN1 और E1 जो है वो साइमल्टेनियसली चलता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया तो E1 हो जाएगा, टेम्परेचर कम है तो SN1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग SN1 तो पढ़ नहीं रहे, हमको एलिमिनेशन पढ़ना है। अब जितने भी रिएक्शंस हम करेंगे वो सारे एलिमिनेशन के करेंगे। तो मान लीजिए कि मैंने ये एक एल्काइल हैलाइड ले लिया है और यहाँ पर मैंने एक बेस डाल दिया है, मान लीजिए H2O। ठीक है, H2O सिंपल बेस है और टेम्परेचर ले लिया है मान लीजिए 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आपको इसका प्रोडक्ट बनाना है। तो यहाँ पर क्लियर सी बात है कि टेम्परेचर ज़्यादा है तो मतलब कि क्या होगा, यहाँ पर एलिमिनेशन होगा, इवन रिएक्शन फॉलो होगा। इवन कैसे पता चल गया, क्योंकि ये जो बेस लिया है वो कैसा है, वीक है। इवन इसलिए क्योंकि बेस लिया है वो वीक है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन। तो कर दो भाई कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन। यहाँ पे ये H होगा, CH, तो ये हो जाएगा CH2 और ये H, ये बन गया है हमारा कार्बोकटाइन। अच्छा, अब देखो, अब ये जो कार्बोकटाइन बना है इसमें से अब क्या निकलेगा, H+ निकलेगा। ठीक है, ये जो आपका वाटर है ये क्या करेगा, H+ लेगा, अट्रैक्ट करेगा ना, बेस है तो H+ प्रोटॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। दो जगह से H+ निकल सकते हैं। हो सकता है कि H+ यहाँ से निकले, जो नीचे लटक रहा है यहाँ से निकले, या हो सकता है कि H+ यहाँ से भी तो निकल सकता है। भाई कार्बोकटाइन वाला जो स्पीशी है, ठीक है, जिसपे जो कार्बोकटाइन है उसके इस तरफ भी हाइड्रोजन है, इस तरफ भी हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है और हो सकता है कि हाइड्रोजन ये वाला निकल जाए। भाई कोई भी निकल सकता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये जो कार्बन है, ठीक है, इनको हम बोलते हैं बीटा कार्बन। बीटा बोल रही हूँ और अल्फा लिख रही हूँ, बीटा कार्बन। ठीक है, इनको हम बोलते हैं बीटा कार्बन। ये जो कार्बन है, कार्बोकटाइन वाला जो कार्बन है, इसको हम बोलते हैं अल्फा। तो अल्फा के बगल वाले जो दोनों कार्बन होंगे वो सब क्या होंगे, वो सब क्या होंगे, बीटा कार्बन होंगे। तो हम जब एलिमिनेशन करते हैं तो हम एलिमिनेशन करने के टाइम पे कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। भाई ज़रूरी नहीं कि एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर बने, जैसे यहाँ पे दो बन सकते हैं, दो हाइड्रोजन निकल सकते हैं दो तरफ के। क्यों दो हाइड्रोजन निकल सकते हैं, क्योंकि दो बीटा कार्बन है ना, दो बीटा कार्बन है। और बीटा कार्बन से हमेशा, बीटा कार्बन मतलब जो आपका कार्बोकटाइन है उसके अगल बगल वाले, तो अगल बगल वालों में से ही हाइड्रोजन निकलता है। दो केसेस यहाँ बन सकते हैं और वो देखो दो केसेस कौन कौन से हैं, देखो ज़रा। पहला केस तो हो गया जब यहाँ वाला हाइड्रोजन निकलेगा, इस वाले बीटा कार्बन का हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या होगा, CH3
CH, ये एज इट इज़ वैसा ही है, ये CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ वाला हाइड्रोजन जो है वो यहाँ वाटर के पास आ गया। दूसरे केस में क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन भी तो आ सकता है, तो ये वाला हाइड्रोजन इस वाले बीटा कार्बन का अगर हाइड्रोजन आएगा तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है, मैंने दोनों को साथ में लिख दिया तो CH3, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, ठीक है। अब सवाल ये है कि दोनों में से मेजर कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा, ठीक है। तो देखो अगर हम दोनों में देखें तो इसमें सिमेट्री ज़्यादा है, इसमें क्या है, ये ज़्यादा सिमेट्रिकल है, बोलो भाई, ये ज़्यादा सिमेट्रिकल है और ये इतना सिमेट्रिकल नहीं है। तो जब भी कोई सिमेट्रिकल प्रोडक्ट बनता है तो वो आपका मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनर प्रोडक्ट, ये हो जाएगा आपका माइनर प्रोडक्ट। ये तो हमने सिमेट्रिकल था तो हमने देख लिया, लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है जिसमें आप सिमेट्री नहीं जज कर पा रहे हो, दोनों ही सिमेट्रिकल लग रहे हैं या दोनों ही अनसिमेट्रिकल लग रहे हैं, सिमेट्री जज नहीं हो पा रही है, उस केस में क्या होगा, उस केस में आप काउंट करेंगे अल्फा हाइड्रोजन। उस केस में आप क्या काउंट करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब देखो ज़रा ध्यान से, जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है उसके बगल वाले जो कार्बन होंगे उनको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, ठीक है, क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसको नहीं, उसके बगल वाले, तो ये जो दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन है इसके बगल में ये है आपका अल्फा कार्बन, और इसमें जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो आपके क्या हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो ज़रा काउंट करो कि यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, दो, एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, भाई अल्फा हाइड्रोजन से तो यही दोनों अटैच्ड है, यानी कि यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। अच्छा यहाँ आते हैं, यहाँ पे ये दोनों है डबल बॉन्डेड कार्बन, इनके अगल बगल वाले दोनों क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन, ये है अल्फा, ये सॉरी अल्फा कार्बन। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3, इस पे कितने हाइड्रोजन है, 3, यानी कि यहाँ से 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से 3 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। जिस स्पीशी के पास मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अगर सिमेट्री नहीं देख पा रहे हो तो उस केस में क्या काउंट करेंगे आप, अल्फा हाइड्रोजन। द प्रोडक्ट विच विल बी हैविंग मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। तो ये हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट। कहानी यहाँ सिर्फ खत्म नहीं हुई है, ये वाला जो मेजर प्रोडक्ट है ना, ये आपके दो आइसोमर्स फॉर्म करेगा, सिस और ट्रांस। इसमें भी दो आइसोमर्स, इसमें भी दो टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस में प्रोडक्ट बनेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके आगे दो अलग अलग टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस बन सकते हैं, दो अलग अलग टाइप के आइसोमर्स बन सकते हैं। वो क्या है, ये एक तो आपका ये बन गया और दूसरा आपका ये बन गया, ठीक है। ये है आपका सिस और ये है आपका ट्रांस, और इन दोनों में सिमेट्री किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, ठीक है, इसमें सिमेट्री ज़्यादा है। ये वाला जो, और वैसे भी सिस और ट्रांस में, इन दोनों में सिस और ट्रांस में हमेशा ट्रांस इज़ ऑलवेज मोर स्टेबल। तो आपका ये वाला जो प्रोडक्ट है ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। इन दोनों में तो मेजर यही है। अब इस मेजर प्रोडक्ट में भी दो टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस बनेंगे और उन दोनों कॉन्फ़िगरेशंस में ट्रांस वाला जो कॉन्फ़िगरेशन होगा इट विल बी मोर स्टेबल। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़ राइट दिस डाउन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हो गया है। एक और ज़रा एग्जाम्पल लीजिए, प्लीज़ डोंट माइंड द आवाज़ ऑफ दिस कुत्ता, दिस डॉग इज़, आई डोंट नो व्हाई इज़ ही शाउटिंग, आई डोंट नो। चलिए, देखिए काफ़ी रात हो गई है और रात में आपको पता है कि भौंकने लगते हैं ये लोग। तो एक्चुअली मैं कई बार सोचती हूँ, मैंने ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर भी करी है कि कई बार मैं सोचती हूँ कि दिन में वीडियो बनाई जाए, पर दिन में वीडियो बनाने में ये होता है कि बड़े सारे ये सब्ज़ी वाले और पता नहीं कौन कौन से वाले घूमते रहते हैं, सामान वामान फेरी वाले जो होते हैं वो घूमते रहते हैं, उनकी आवाज़ आती है, तो बीच बीच में वीडियो रोकना पड़ता है और खड़े हो जाना पड़ता है, फिर उसको कट करो, उसको एडिट करो, तमाम चीज़ें। तो मैंने सोचा कि रात में बनाई जाए। अब रात में ये लोग परेशान करते हैं, क्या करें।
जस्ट सेकेंड। ओके, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक कंपाउंड दे दिया है ये। अब इसमें आपको एलिमिनेशन के प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि H2O बेस ले लिया है मैंने और ये 70 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन करा रहे हैं हम, ठीक है। 70, 80, 60 से 80, 90 के बीच में टेम्परेचर आपको ले लेना है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। तो बना लो भाई कार्बोकटाइन, ठीक है। ये कंपाउंड, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये ब्रोमीन लगा हुआ है, इसको उड़ा दिया हमने, तो यहाँ पर क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज लग गया, यानी कि कार्बोकटाइन बन गया। ये जो ब्रोमीन निकला है इसको हम Br- जो हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था, जो हम सॉल्वेंट लेते हैं E1 में, वो कौन सा देते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब ये जो ब्रोमीन है ये दोबारा इस पर अटैक ना कर ले, इसीलिए हम क्या करते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। पोलर प्रोटिक क्या करेगा? इसको, पोलर प्रोटिक के जो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, वो इसको घेर लेंगे, बढ़िया से इसको घेर लेंगे, और घेर लेंगे जिसकी वजह से ये दोबारा उस पर अटैक ना कर पाए, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पर कार्बोकटाइन बन गया है। जैसे मैं वीडियो बनाना शुरू करती हूँ वैसे ही ये भौंकने लगता है। तो अब देखो यहाँ पर कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन हो गया है। कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन, ये कैसा कार्बोकटाइन है? 2 डिग्री कार्बोकटाइन। भाई कार्बोकटाइन में रीअरेंजमेंट हो सकता है, तो आप इसका क्या कर देंगे? रीअरेंजमेंट, क्योंकि ये रीअरेंजमेंट हो गई। यहाँ पर कार्बोकटाइन एक 3 डिग्री कार्बोकटाइन बन सकता है, तो इसको बना दो 3 डिग्री कार्बोकटाइन, ठीक है। अब इसमें करिए एलिमिनेशन। अब देखिए 3 डिग्री कार्बोकटाइन बनने के बाद एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन के कितने चांसेस है देखते हैं ज़रा। एलिमिनेशन होता है बीटा कार्बन से, ठीक है। तो यहाँ पर है एक आपका बीटा कार्बन, यहाँ पर है आपका बीटा कार्बन, और यहाँ पर है बीटा कार्बन, यानी कि 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। एक तो ये वाला कि यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाए, ठीक है। तो किस तरीके का बन जाएगा? ये एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पर ये वाला बीटा कार्बन का हाइड्रोजन उड़े तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, ठीक है। तीसरा वाला हो सकता है कि यहाँ पे तो भाई इसमें और इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं, वही सेम बात है, उसको पलट देंगे तो नीचे बॉन्ड बन जाएगा, तो कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, अब दोनों में बात करते हैं कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, कौन से ज़्यादा स्टेबल होगा। अब देखो देखने में तो वैसे लग रहा है कि ये सिमेट्रिकल है, तो ये ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए। ज़रा एक बार चेक कर लेते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन काउंट करके, ठीक है। अल्फ़ा हाइड्रोजन काउंट करिए, देखिए यहाँ पे क्या होगा। यहाँ वाला तो C है, यहाँ वाला जो CH2 होगा, यहाँ होगा CH3, यहाँ होगा CH3 और यहाँ होगा CH2, यही तो होगा। इसमें भी लिख लो, यहाँ वाला C है, ये होगा CH, ये होगा CH3, ये होगा C, CH3, CH3, यही तो होगा, ठीक है। चलिए काउंट करते हैं ज़रा अल्फ़ा हाइड्रोजन। अल्फ़ा हाइड्रोजन कौन सा वाला होता है? डबल बॉन्ड वाले कार्बन को छोड़ के उसके अगल बगल वाले। तो यहाँ पर अगर हम काउंट करें तो यहाँ 2 और यहाँ 3, भाई ये है अल्फ़ा, ये है अल्फ़ा, यही तो होंगे। यहाँ पर 2 और यहाँ 3, टोटल कितने? 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पर मिल गए। यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर ये है हमारे कार्बन डबल बॉन्डेड, तो उसके अगल बगल वाले हमारे अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे, अल्फ़ा कार्बन होंगे, उसके हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो कितने अल्फ़ा कार्बन है? देखो ये है और ये है, टोटल कितने? 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो क्लियरली ये ज़्यादा आपका स्टेबल है, या ये आप कह लीजिए ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। ये आपका क्या हो गया? मेजर प्रोडक्ट हो गया है, ठीक है। एक और फटाफट से कर लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक इस तरीके का कंपाउंड ले लिया, ठीक है। ये करने का मतलब कि यहाँ पर भी एक कार्बन है। अब इसका एलिमिनेशन कराएंगे तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले रिमूवल ऑफ कार्बोकटाइन, तो Cl नेगेटिव, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, सॉरी, रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप, तो ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा आपका? कार्बोकटाइन। ये हो गया कार्बोकटाइन। ये 1 डिग्री कार्बोकटाइन है, इसको हम 2 डिग्री बना सकते हैं, है ना। कार्बोकटाइन है, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट हुआ है, जैसे यहाँ पर रीअरेंजमेंट हुआ है वैसे यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट हो जाएगा। रीअरेंजमेंट होने में क्या होगा? रीअरेंजमेंट हो गया तो अब क्या होगा? इसको हम 2 डिग्री बना सकते हैं,
2 डिग्री क्यों, 3 डिग्री, सॉरी 3 डिग्री बना सकते हैं, ठीक है। 1 डिग्री से हमने इसको 3 डिग्री बना दिया। अब होगा यहाँ पर एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कितनी चांसेस हैं, देखो एक है, ये है आपका बीटा कार्बन, ये है बीटा कार्बन, ये है बीटा कार्बन। बीटा कार्बन ढूंढ के करोगे तो ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। तो इसमें प्रोडक्ट्स कौन कौन से बन सकते हैं, देखो ज़रा, एक तो बन जाएगा ये, ठीक है, ये तो क्लियर, ये वाला तो क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड, एक ये डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। इस वाले से आपका हाइड्रोजन, इस वाला हाइड्रोजन उड़ा तो ये बीटा कार्बन, इस वाले बीटा कार्बन का हाइड्रोजन उड़ के यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड बन गया। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पर बॉन्ड बनाने की, तो दूसरी वाली क्या हो गई है, ये बन गया है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला यहाँ पर बन सकता है, तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है भाई, इस बॉन्ड को नीचे बना देंगे, कोई खास अंतर नहीं है, ठीक है। तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, दो टाइप्स के प्रोडक्ट बनेंगे, ये और क्लियरली ये ज़्यादा आपका सिमेट्रिकल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट। अल्फ़ा हाइड्रोजन भी काउंट करते चलो, अल्फ़ा हाइड्रोजन काउंट करो ज़रा। यहाँ पर आपका ये है डबल बॉन्डेड कार्बन, तो ये हो गया आपका अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ पर मतलब अल्फ़ा हाइड्रोजन मिलेंगे, यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन मिलेंगे। इसमें देखो ये है डबल बॉन्डेड कार्बन, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन मिलेगा, ये अल्फ़ा मिलेगा, और आपको ये वाला भी अल्फ़ा हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है। तो काउंट करो, देखो ये होगा CH2, ये होगा CH2, ठीक है। यहाँ पर होगा CH3, ये होगा CH2, ये होगा CH2। तो काउंट कर लो, देखो कितना है यहाँ पे, 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन है इस वाले में, और इस वाले में 3, 2 5, 2 7, 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो क्लियरली ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको लिख लो, आगे बात करते हैं। ऑल राइट, तो हमारा E1 एलिमिनेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब अगला हम लेते हैं E2 एलिमिनेशन, ठीक है। E2 एलिमिनेशन देखेंगे, सब कुछ सेम होगा, ऐसे प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, प्रोडक्ट दोनों का सेम है, ठीक है। डिफरेंस कहाँ आ जाएगा, मैकेनिज्म में, ठीक है। अब जरा करते हैं E2 एलिमिनेशन के बारे में बात, ठीक है। तो E2 एलिमिनेशन एग्जैक्टली E1 का ऑपोजिट, उसमें हमने वीक बेस लिया था, यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। वहाँ पर हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया था, हम यहाँ पर पोलर एप्रोटिक लेंगे, ठीक है। E1 आपका 2 स्टेप मैकेनिज्म था, ये एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। और वो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म कौन सा होगा, देखो सबसे पहले एल्काइल हैलाइड, मान लीजिए हमने कोई एल्काइल हैलाइड ले लिया है, ये रहा, एक ही साथ, है ना। इसमें या इसको और क्लियरली समझाते हैं आप लोगों को, इसमें क्या होगा, मान लीजिए कि ये आपका बेस है, राइट, ये बेस है, ये बेस जो है वो तुरंत हाइड्रोजन पे अटैक कर देगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ये इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करेगा कि Cl नेगेटिव निकले, ये कार्बोकटाइन बने, तब जाके हम हाइड्रोजन को जाएंगे लेने के लिए, नहीं। E1 में यही तो हो रहा था, हमने एक वीक बेस लिया था। वीक बेस क्या करता है, पहले वो इंतज़ार करता है कि कार्बोकटाइन बन जाए, जो हमारा लिविंग ग्रुप है, जो एल्काइल है, हलाइड जो ग्रुप है वो निकल जाए, उसके बाद हम जाएंगे अटैक करने के लिए हाइड्रोजन पे। लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस के केस में ऐसा नहीं होता, वो नहीं वेट करेगा, वो डायरेक्टली अटैक कर देगा, ठीक है। तो ये जो बेस है ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना शुरू करेगा, और ताकि वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर ले। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं बन जाएगा। मान लीजिए कि ये है हमारा Cl, ठीक है, और ये है हमारा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जो है वो अब बॉन्ड बनाने लग गया है बेस के साथ। ये वाला बॉन्ड आपका टूट जाए, ये जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, यहाँ दे देगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे देगा, और H+ बन के बेस के साथ निकल गया। भाई बेस को तो H+ चाहिए ना, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो, तो H+ बन के हाइड्रोजन जो है वो बेस के साथ निकल गया, और ये वाला बॉन्ड जो है वो टूट गया। तो यहाँ पर आपका BH बनेगा, ठीक है, और आपका Cl नेगेटिव बाहर, BH+ बाहर और Cl नेगेटिव बाहर, बचेगा क्या, C ट्रिपल बॉन्ड, पता नहीं क्यों फ्लो में 3 बॉन्ड्स बन जाते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पर एल्कीन बन गया है, ठीक है। तो E2 एलिमिनेशन में इस तरीके का सिंगल स्टेप है, ये आपका इंटरमीडिएट है, ठीक है, ये आपका क्या है, इंटरमीडिएट।
अच्छा आगे बात करते हैं। आपका जो रेट बस एक ही स्टेप है तो वही एक स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो रेट जो है वो आपका एल्काइल हैलाइड और बेस दोनों पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि ये कैसा है, बाय मॉलिक्यूलर है, दो मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रहा है ना, तो ये हो गया है बाय मॉलिक्यूलर, यानी कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो गया। आगे रेट स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, और इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी जो है रेट डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट जो कि क्या है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। देखो यहाँ पर SN1 से हम लोगों ने E1 को कंपेयर किया था, अगर ऐसे ही हम SN2 को E2 से कंपेयर करें तो SN2 में भी हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, पोलर A प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। पोलर A प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें Cl नेगेटिव को घेरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ पर इसको घेरने की ज़रूरत नहीं है। वो टाइम जैसे जैसे यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, H हट रहा है, वैसे वैसे Cl नेगेटिव भी बाहर निकल रहे हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमें प्रोटिक सॉल्वेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल स्टेप मैकेनिज्म SN2 भी होता था, E2 भी आपका सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, कोई कार्बोकटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये पॉइंट भी लिख लो, नो कार्बोकटायन, कोई कार्बोकटायन नहीं, मतलब कोई रीअरेंजमेंट जैसा कोई सवाल नहीं उठेगा यहाँ पर। ठीक है, और वहाँ पर भी सिंगल स्टेप था, कोई कार्बोकटायन नहीं, एक इंटरमीडिएट बनता था वहाँ पर, और रेट डिपेंड करता था दोनों मॉलिक्यूल्स पे, हमारा जो बेस है उस पर भी और हमारा एल्काइल हैलाइड उस पर भी। बाई मॉलिक्यूलर ऑर्डर 2 होता था, SN1 और E2 SN2 और E2 दोनों का रेट जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। यहाँ पे ये जो रेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, वहाँ पर हम स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से लगाते थे, न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा, तो यहाँ पे अटैक करने वाली तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे तो रिमूवल हो रहा है। ठीक है, एलिमिनेशन हो रहा है हाइड्रोजन का और क्लोरीन का लिविंग ग्रुप से। ठीक है, तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ये होगा आपका ऑर्डर स्टेबिलिटी का, कोई कार्बोकटायन का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, ये रिएक्शन भी आपका एंडोथर्मिक होगा, ये रिएक्शन भी आपका कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा, यानी कि डेल्टा H जो है वो आपका पॉजिटिव होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ये, नॉर्मल कंडीशंस पे नॉन स्पॉन्टेनियस है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तभी ये रिएक्शन होना शुरू होगा। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं ज़रा स्ट्रॉन्ग बेस के, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग बेस हम यहाँ ले सकते हैं। तो देखो आप एल्कोहलिक KOH लिया जा सकता है, एल्कोहलिक NaOH ले सकते हैं, NaNH2, ठीक है, NaNH2 लिया जा सकता है, और क्या ले सकते हैं, NH3 ले सकते हैं। अच्छा, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बेस हम यहाँ ले सकते हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, और वो है आपका ये। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये नेगेटिव और यहाँ पे ये पॉजिटिव है ऑब्वियसली, इसको हम बोलते हैं सोडियम टर्शरी है ना, ये टर्शरी कार्बन पे लगा हुआ है ONA, तो सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस आप यहाँ पर ले सकते हैं। बात समझ में आ गई, इसको कर लो, इसको लिख लो। ऑल राइट, अब ये हो गया है, अब ज़रा इसके एग्जाम्पल्स कुछ करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने मिस कर दी है वो ये है कि यहाँ पर जो एलिमिनेशन होता है वो एंटी एलिमिनेशन फॉलो करता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, एलिमिनेशन फॉलोज एंटी एलिमिनेशन मेथड। ये क्या होता है मैं भी आप लोगों को बताऊंगी, एंटी एलिमिनेशन मैकेनिज्म आप ये कर लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐड करना, उसके बाद इसके आगे की बात शुरू करेंगे हम। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स लेते हुए चलते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट दोनों का सेम बनेगा, प्रोडक्ट में कोई टेंशन नहीं है, दोनों E1 करो या E2 करो, दोनों ही केसेस में प्रोडक्ट जो है वो सेम बनेगा। ठीक है, आगे करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल
सिंपल से एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही ये वाली चीज़ें करी थी। मान लीजिए ये है, ठीक है, यहाँ पर हमने Cl लगाया हुआ है, ठीक है, इसका मान लीजिए आपको अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है, एलिमिनेशन कराना है। तो अल्कोहलिक KOH देखते ही आप समझ जाएंगे कि कौन सा टाइप है, E2 है, स्ट्रॉन्ग बेस लिया है हमने, ठीक है, E2 है, और मान लीजिए कि 70 डिग्री सेल्सियस पे करवा रहे हैं हम, ठीक है। टेम्परेचर मैं बार बार नहीं लिखूंगी, बस एक बार। अब इसमें एलिमिनेशन हो जाएगा तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन तो होना नहीं है, तो कोई रीअरेंजमेंट वाली बात नहीं होगी। यहाँ से ये एल्काइल हैलाइड निकलेगा, यहाँ से एल्काइल हैलाइड निकलेगा, तो एल्काइल हैलाइड जो है वो हो सकता है कि इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना ले, डबल बॉन्ड, या हो सकता है कि इस वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना ले, ठीक है। तो देखो क्या हो सकता है कि इस वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया जाए, या फिर हो सकता है इस वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया जाए। तो अब इसमें ज़रा चेक कर लो कौन सा वाला स्टेबल होगा। क्लियरली दिख रहा है कौन सा स्टेबल होगा, ये वाला स्टेबल होगा। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करिए और ये वाला आपका हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, ये हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा, मान लीजिए ये है, ठीक है। अब इसमें आपने डाल दिया है अल्कोहलिक KOH। रीअरेंजमेंट के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है, ठीक है, और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन इसमें नहीं दिखाना है। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन दिखा दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं दिखाना है। तो अब देखो ये वाला क्लोरीन जो है वो उड़ जाएगा, इस वाले क्लोरीन को उड़ाओगे तो दो तरीके से बॉन्ड बन सकते हैं, हो सकता है कि यहाँ डबल बॉन्ड बने, या हो सकता है कि यहाँ डबल बॉन्ड बने। देखो ज़रा, एक कंडीशन तो ये है, बेंजीन नहीं है ये एक कंडीशन तो ये कि डबल बॉन्ड यहाँ बन जाए। दूसरी कंडीशन क्या है कि डबल बॉन्ड हो सकता है कि यहाँ बन जाए, है ना। दो सिचुएशंस हो गए, ये हो गया। अच्छा, अब ज़रा मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रही हूँ। मान लीजिए ये एक एल्काइल हैलाइड मैंने यहाँ पे बना दिया। ये कैसा एल्काइल हैलाइड है? अलाइलिक, विनाइलिक, जेमिनल, विसिनल, कैसा है? ये एक विनाइलिक है। विनाइलिक मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही अगर आपका एल्काइल ग्रुप लगा हो तो हम उसको विनाइलिक बोलते हैं, ठीक है। ये विनाइलिक एल्काइल हैलाइड है। अब मान लीजिए कि इसमें मैं क्या डालूंगी, अल्कोहलिक KOH डालूंगी। अगर मैं इसमें अल्कोहलिक KOH डालती हूँ तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। डबल बॉन्ड ऑलरेडी डबल बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है, तो अल्कोहलिक KOH के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि अल्कोहलिक KOH इतना भी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। लेकिन अब मैंने अगर यही रिएक्शन NaNH2 NH3 के साथ करा दिया, ठीक है, उस केस में क्या होगा, अब ये जो है ये आपका जो कॉम्बिनेशन है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, इतना स्ट्रॉन्ग बेस है कि ये यहाँ से भी ब्रोमीन और हाइड्रोजन निकाल के एलिमिनेशन करा सकता है। यानी कि आपको अगर डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड बनाना हो तो आप क्या यूज़ कर लेंगे, NaNH2 NH3, ठीक है। तो यानी कि ये चीज़ लिख लीजिए कि बिकॉज NaNH2 अमोनिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, ये इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, इट कैन एलिमिनेट या इट कैन डू एलिमिनेशन एंड फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड बनाया जा सकता है यहाँ से, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आप जब कन्वर्जन्स करेंगे तो आपकी कन्वर्जन्स में ये चीज़ आएगी, ये चीज़ यूज़ होगी। कई जगह पर आपको इस तरीके से कन्वर्जन्स करनी पड़ेगी। लिख लो इसको, आगे बात करते हैं। ऑलराइट, ये हो गया है। अब कुछ और एग्जाम्पल्स, अब बात करते हैं जो हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही बढ़िया एक बेस मैंने आपको बताया था, सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड,
सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। उस केस में क्या होगा, देखो मान लीजिए कि मैंने ठीक है, मैंने एक एल्काइल हैलाइड ले लिया है, ठीक है, मैं एक बार इस एल्काइल हैलाइड में अल्कोहलिक KOH डालती हूँ, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपको पता है, जब हम अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो दो प्रोबेबिलिटीज़ है, हो सकता है कि यहाँ वाला हाइड्रोजन निकले डबल बॉन्ड इसके साथ बने, या हो सकता है कि यहाँ वाला हाइड्रोजन निकले और डबल बॉन्ड इसके साथ बने। तो क्या बन सकता है, देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2, हो सकता है कि ये बन जाए, ठीक है। H भी लिख लो यार, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या हो सकता है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये हो सकता है। दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये होगा आपका मेजर प्रोडक्ट और ये होगा आपका माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ONA यूज़ करती हूँ, मतलब ये क्या मैंने यूज़ किया है, सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। उस केस में अगर मैं ये चीज़ यूज़ करती हूँ तो उस केस में क्या होगा, दो प्रोडक्ट यहाँ भी बनेंगे, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। दो टाइप के प्रोडक्ट्स बनेंगे, लेकिन इसमें आपका मेजर प्रोडक्ट ये होगा और ये होगा आपका माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये केस हो जाता है किसमें, इसमें कि सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड में जो आपका मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए, जो ज़्यादा स्टेबल वाला होगा, वो आपका माइनर होगा। अब इन दोनों के केस में ये ज़्यादा स्टेबल है ना, आप अल्फ़ा हाइड्रोजन काउंट करोगे तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल आएगा और ये वाला कम स्टेबल आएगा, लेकिन उसके बावजूद ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो बेस है ये बहुत बल्कि है, ये जो बेस आ रहा है ये बहुत ज़्यादा बल्कि है, ठीक है। अब क्योंकि ये इतना ज़्यादा बल्कि है तो वो यहाँ के हाइड्रोजन को हटाना ज़रूरी नहीं समझता या डिफ़िकल्ट है उसके लिए। अब देखो दोनों तरफ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से निकलेगा तो ये बन रहा है, यहाँ से निकलेगा तो वो बन रहा है। तो क्योंकि ये एक बहुत ही बल्कि बेस है, इस बल्कि बेस को यहाँ से हाइड्रोजन को निकालना डिफ़िकल्ट लगेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकालना आसान लगेगा, इसीलिए ये वाला आपका माइनर प्रोडक्ट हो जा रहा है, जहाँ से बीच में से घुस के निकालना पड़ रहा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है ना, भीड़ बहुत ज़्यादा लग रही है उसको, इतना भारी बलगम ये खुद है, तो उतना बीच में घुस के वहाँ से हाइड्रोजन निकालना पॉसिबल नहीं है, ये कह लीजिए डिफ़िकल्ट है, यहाँ पर आसान है। तो इस चीज़ को आप लिख लीजिए, ONA gives the माइनर, या ये लिख लीजिए गिव्स द लेस स्टेबल प्रोडक्ट एज द मेजर प्रोडक्ट because it is bulky या it has bulky group and क्या फेस करता है, faces steric hindrance, hence it removes H plus from the carbon which is easily available, ठीक है। उस कार्बन से निकालेगा जो कि उसके लिए आसानी से मिल जाएगा, जो इजीली अवेलेबल। अब यहाँ बीच में घुसना इज़ डिफ़िकल्ट, प्लीज़ राइट दिस डाउन, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है, लिख लो इसको। ऑल राइट, अब आगे कुछ दो चार और क्वेश्चंस। एंटी एलिमिनेशन मैंने आपको बताया था, एंटी एलिमिनेशन होता है E2 में, तो वो क्या होता है उस पर बात कर लेते हैं और वो हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ओके, अब ज़रा बात करते हैं किसकी,
एंटी एलिमिनेशन की। तो मान लीजिए कि मैंने एक साइक्लिक कंपाउंड लिया है जिसमें कि ये आपको पता है, ये आपको पता होगा, मान लीजिए यहाँ पर एक ग्रुप लगा हुआ है CH3। इसका मतलब क्या है कि ये अबव द प्लेन है, ये बॉन्ड, ये जो ये प्लेन पे आपका रिंग है और उसके ऊपर इस तरीके से CH3 लगा हुआ है, ठीक है। और मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन भी लगाया है, और मान लीजिए कि यहाँ पर आपका एल्काइल हैलाइड लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एल्काइल हैलाइड Cl लगा है, और इस वाले कार्बन पे मान लीजिए हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि ये जो हाइड्रोजन है ये बिलो द प्लेन है, ठीक है। मतलब कि ये अगर हम इसको मैं इस तरीके से उठा के ऐसे ले आऊँ आपके सामने, तो CH3 जिस तरफ है उसी तरफ आपका H लगा हुआ है, ठीक है। CH3 ऐसे लगा है और H ऐसा लगा है, और ये वाला जो Cl है वो भी उसी साइड लगा हुआ है, ये जो H है ये नीचे लगा हुआ है। अब जब एलिमिनेशन होने का टाइम आएगा तो ये क्लोरीन हटेगा, जब क्लोरीन हटेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा या तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, भाई दोनों पॉसिबिलिटीज़ है ना, हो सकता है यहाँ से निकले या हो सकता है कि यहाँ से निकले। तो निकलेगा कौन सा वाला, देखो इसमें ये वाला हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, ये वाला निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होगा एंटी एलिमिनेशन। क्या होगा? एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन के केस में क्या होगा कि जिस तरफ क्लोरीन था उसके ऑपोजिट साइड वाला जो हाइड्रोजन है वो निकलेगा, ये एंटी एलिमिनेशन होगा। ये वाला जो क्लोरीन है और ये हाइड्रोजन दोनों एक ही साइड पर है, तो उस केस में क्या होगा कि क्लोरीन ये वाला हाइड्रोजन नहीं निकालेगा, मतलब ये क्लोरीन के साथ ये वाला हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा। मतलब क्या कि आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर आपका CH3 और H, और यहाँ पर आपका सॉरी अब ये तो बॉन्ड हट गया ना, और यहाँ पर आपका लग जाएगा डबल बॉन्ड। इस तरीके का एलिमिनेशन होगा, ठीक है। इसको लिख लो। एक और एग्जांपल इसी से मिलता जुलता ऐसे ही यही वाला ले लेते हैं। मान लीजिए कि अब मैंने ले लिया है एक और कंपाउंड, ओके। मान लीजिए कि मैंने ये एक कंपाउंड ले लिया। अब चलिए बात करते हैं इसमें अगर मुझे एलिमिनेशन कराना होता। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ, पहले एक दूसरे टाइप का कराती हूँ, उसके बाद फिर दूसरे टाइप का कराऊंगी, ठीक है। मान लीजिए, अच्छा इसको नहीं, इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक कंपाउंड मैंने लिया है, बड़ा समय लगा मुझे इसको फ्रेम करने में, थोड़ा सा सिचुएशन को थोड़ा सा ट्विस्ट करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। खैर, मान लीजिए कि ये एक कंपाउंड मैंने लिया और मैंने आपसे बोला एलिमिनेशन कराइए। अब देखिए क्लोरीन निकलेगा, और क्लोरीन निकलता है तो कौन सा वाला हाइड्रोजन लेके निकलता है, उसके ऑपोजिट में जो होगा उसके एंटी में होगा। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन लगा है और यहाँ पर ये हाइड्रोजन लग रहा है, तो कौन सा वाला हाइड्रोजन निकाला जाएगा, ये वाला, यानी कि बॉन्डिंग कहाँ होगी, यहाँ पर। तो इस केस में कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ पे CH3 आपका बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर लग जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। ये हाइड्रोजन एज इट इज़ वैसा का वैसा रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये हाइड्रोजन वैसा ही है, ठीक है। ये हो गया। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने पहले स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, इसको मैंने डार्क किया हुआ है, मतलब ये अबव द प्लेन है, ये अबव द प्लेन है CH3, ये अबव द प्लेन है क्लोरीन, और ये भी अबव द प्लेन है हाइड्रोजन, ठीक है। इस केस में एलिमिनेशन कहाँ होगा, क्योंकि अब ये Cl निकलेगा तो इसको तो ना यहाँ वाले हाइड्रोजन आपको एंटी में मिल रहा है, ना यहाँ वाला हाइड्रोजन एंटी में मिल रहा है। उस केस में क्या होगा, अगर एंटी हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है, उसमें क्या होगा, नो रिएक्शन,
जी हाँ, बिल्कुल नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान इस बात का ये रखना है कि जब भी E2 एलिमिनेशन होगा तो एलिमिनेशन एंटी में होता है। अगर आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर्स दे रहा है तो इसका मतलब आपको समझना है कि यहाँ पर एंटी एलिमिनेशन होगा। अगर एंटी पोजीशन पे कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, ठीक है, एंटी पोजीशन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में कोई रिएक्शन नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर, प्लीज राइट दिस डाउन। ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आज हम लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन भी खत्म कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी रिएक्शन विद मेटल्स की, तो काफ़ी इजी है, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे नेमिंग रिएक्शन आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, and if you are already a subscriber then thank you so much for being such a great supporter and such a great viewer. Thank you and bye bye.